हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी फाइव सक्सेस। माई सेल्फ मुकुंदर। अब आज मैं आपको क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक का चैप्टर थर्ड पढ़ाने जा रहा हूँ। इसका नाम है समकालीन दक्षिण एशिया। समकालीन दक्षिण एशिया कुछ देश है जो देख लेते हैं एक बार। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका। उसके बाद कुछ कुछ बातें वो देख लेते हैं। दक्षिण एशिया विश्व का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसमें शामिल 7 देश यानी कि जैसे हमने पढ़ा है, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका तथा मालदीव के लिए दक्षिण एशिया पद का इस्तेमाल किया जाता है। इस क्षेत्र की चर्चा अफगानिस्तान और म्यांमार को भी शामिल किया जाता है। मतलब ये 7 देश तो है ही ऑलरेडी, यानी कि है ही। उसके साथ ही साथ ये आपको इसमें और भी देश जैसे कि अफगानिस्तान और म्यांमार को भी ऐड किया जाता है। चीन को दक्षिण एशिया का देश नहीं माना जाता है। कुछ कभी कभी बात है कि चीन को दक्षिण देश माना जाता नहीं माना जाता है। उत्तर की विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला, दक्षिण का हिंद महासागर, पश्चिम का अरब सागर और पूर्व में मौजूद बंगाल खाड़ी दक्षिण से भौगोलिक विशिष्टता यही है कि उत्तर में विशाल महापर्वत है, दक्षिण में हिंद महासागर है, पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। दक्षिण एशिया के देशों की राजनीतिक प्रणाली। भारत और श्रीलंका में आज़ादी के बाद से लोकतंत्र है। ये दोनों देश है, भारत श्रीलंका, उनकी आज़ादी के बाद से लोकतंत्र की डेमोक्रेसी है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में कभी लोकतंत्र और कभी सैन्य रहा। मतलब यहाँ पे लोकतंत्र नहीं है, कभी सैन्य का शासन है, सेना का, और कभी लोकतंत्र का भी। नेपाल में 2006 तक संवैधानिक राजतंत्र था और 2018 में लोकतंत्र की बहाली हुई। तो संवैधानिक यानी कि राजा का था संवैधानिक और उन्होंने राजतंत्र था, संवैधानिक लोकतंत्र नहीं था। अब यहाँ पे संवैधानिक लोकतंत्र 2008 तक आ गया। भूटान 2008 में संवैधानिक राजतंत्र बना। भूटान 2008 में संवैधानिक राजतंत्र बनाएंगे। भूटान में 2008 में संवैधानिक राजा का शासन था संवैधानिक रूप से। मालदीव सन 1968 तक संतुलन हुआ करता था और अब यहाँ लोकतंत्र है। ठीक है। दक्षिण एशिया के लोग लोकतंत्र को अच्छा मानते हैं और प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र की स्थापनाओं संस्थाओं का समर्थन करते हैं। यानी कि जो दक्षिण एशिया के लोग, जो 7 देश है, वो लोकतंत्र को अच्छा मानते हैं कि लोकतंत्र बेटर है सैन्य शासन से। दक्षिण एशिया के लोकतंत्र के अनुभवों से लोकतंत्र के बारे में प्रचलित यह भ्रम टूट गया कि लोकतंत्र सिर्फ विश्व में धनी देशों में फूल सकता है। मतलब लोग समझते हैं कि लोकतंत्र बस धनी देशों में, यानी कि जो विकसित देशों में, बट विकासशील और विकसित देशों में भी फैल सकता है। पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र। पाकिस्तान के पहले संविधान बनने के बाद देश के शासन की बागडोर जनरल अयूब खान ने अपने हाथों में लिया और जल्द ही अपना निर्वाचन करा लिया। उनके शासन के खिलाफ जनता का गुस्सा भड़का और जनरल याहिया खान ने शासन की बागडोर संभाली और सैनिक शासन स्थापित किया। ज्यादातर यहाँ पे सैनिक शासन ही रहा है। याहिया खान के सैनिक शासन के दौरान पाकिस्तान को बांग्लादेश संकट का सामना करना पड़ा और 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध भी हुआ, जैसे आप लोग पता ही है। पूर्वी पाकिस्तान टूटकर यह स्वतंत्र देश बना और बांग्लादेश का जो 2 देश है, पूर्वी देश और पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश है और पश्चिमी पाकिस्तान जो अभी का पाकिस्तान है, वो 1971 में युद्ध हुआ तब यहाँ पे भारत पाकिस्तान का तो बांग्लादेश बना। 1971 से 1977, 1971 से 1977 जुल्फकार अली भुट्टो ने के नेतृत्व में निर्वाचन सरकार बनाई गई। जनरल जिया उल हक ने 1977 में इस सरकार को गिरा दिया और सैनिक शासन स्थापित किया। फिर से वहां पर लोकतंत्र हुआ, फिर सैनिक शासन स्थापित हो गया। 1982 के बाद जनरल जिया उल हक को लोकतंत्र समर्थक आंदोलन का सामना करना पड़ा और 1988 में बेनजीर भुट्टो के नेतृत्व में लोकतांत्रिक सरकार बनी। निर्वाचित लोकतंत्र की व्यवस्था 1999 तक कायम रही। देखिए जो लोकतंत्र तरीके से एक तरीके 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को हटा दिया। 2001 में परवेज मुशर्रफ ने अपना निर्वाचित राष्ट्रपति के रूप में खुद अपना हटा के खुद अपना राष्ट्रपति बन गए। 2008 से पाकिस्तान में लोकतांत्रिक तरीके से चुने एक नेता शासन कर रहे हैं। वहां पे मतलब अभी भी होता है कि लोकतंत्र भी रहता है और सैनिक शासन भी रहता है। पाकिस्तान में लोकतंत्र के अस्थायी न रह पाने के कारण कि लोकतंत्र क्यों स्थापित नहीं हो पा रहा है। यहाँ सेना, धर्मगुरु और भूस्वामी अभिजनों का सामाजिक दबदबा है, जिसकी वजह से निर्वाचित सरकारों को गिराकर सैनिक शासन कायम हुआ। इसी रीजन है। दूसरा है, पाकिस्तान की भारत के साथ तनातनी रहती है, जिसकी वजह से सेना समर्थक समूह ज्यादा मजबूत है। अंतर्राष्ट्रीय समर्थन का भी अभाव है। लोग मतलब रिलेशन तो अच्छा नहीं है पाकिस्तान का किसी देश के साथ, बिकॉज ये रीजन भी है कि इसका शासन लोकतंत्र न स्थापित होने का। अमेरिका तथा अन्य पश्चिमी देशों ने अपने स्वार्थों से गुजरे वक्त में पाकिस्तान में सैनिक शासन को बढ़ावा दिया। यानी कि अमेरिका ने, पश्चिम तथा अन्य देशों ने भी अपने स्वार्थ के लिए पाकिस्तान में सैनिक शासन को बढ़ावा दिया। लोकतंत्र ने अपना जो सेना था वहां बैठाया बुलाया, मतलब तरीके से। पाकिस्तान में लोकतंत्र का जज्बा मजबूती से कायम करने के कारण पाकिस्तान में स्वतंत्र और शासी प्रेस मौजूद है। पाकिस्तान में मानवाधिकार आंदोलन भी काफी मौजूद, मतलब जज्बा मजबूती से काम कर रहा है अभी कि स्वतंत्र और शासी प्रेस मौजूद है, यानी कि मीडिया है। मानवाधिकार आंदोलन भी काफी चल रहे हैं। अब बांग्लादेश देख लेते हैं।
1947 से 1970 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का अंग था, जो बांग्लादेश पाकिस्तान का अंग था, जो पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी था तो पश्चिमी पाकिस्तान का। 1947 से 1971 तक इसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। अंग्रेजी राज्य के समय बंगाल और असम के विभाजित हिस्सों से पूर्वी पाकिस्तान का क्षेत्र बना था। इस क्षेत्र के लोग पश्चिमी पाकिस्तान के दबदबे और अपने ऊपर उर्दू भाषा को लादने के खिलाफ थे, यानी कि जो पश्चिमी पाकिस्तान के दबदबा था, ऊपर से उर्दू भाषा थोपते थे। तो पूर्वी पाकिस्तान के लोग थे, उनको अपनी भाषा बंगाली बोलनी थी, उनको बंगाली की हटा बोल कहा जाता था कि आप उर्दू बोलते, उसके खिलाफ ये आंदोलन चला। इस क्षेत्र के लोगों ने बंगाली संस्कृति और भाषा के साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार के खिलाफ विरोध जताना शुरू कर दिया। इस क्षेत्र की जनता ने राजनीतिक सत्ता में समुचित हिस्सेदारी की मांग उठाई कि हमें भी एक अपना अलग देश बनाना चाहिए एक तरीके से। इस क्षेत्र की जनता ने प्रशासन में अपने न्यायोचित प्रतिनिधि की मांग उठाई, वोटिंग वगैरह लोकतंत्र तरीके से एक तरीके से। पश्चिमी पाकिस्तान के प्रभुत्व के खिलाफ जन संघर्ष का नेतृत्व शेख मुजीब उर रहमान ने किया, पश्चिमी पाकिस्तान के खिलाफ। 1970 के चुनावों में शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व वाली अवामी लीग को पूर्वी पाकिस्तान की सारी सीटों पर विजय मिली। अवामी लीग को संपूर्ण पाकिस्तान के प्रस्तावित संविधान सभा में बहुमत हासिल किया गया। जो अवामी लीग थी वो जीती पूरी पाकिस्तान से। लेकिन सरकार पर पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं का दबदबा था और सरकार ने सभा को इनकार कर दिया, यानी कि जो वोटिंग हुआ तो इनकार खत्म कर दी गई। शेख मुजीब को गिरफ्तार कर लिया गया। जनरल याहिया खान के सैनिक शासन में पाकिस्तानी सेना ने पूर्वी पाकिस्तान की जनता के आंदोलन को कुचलने की कोशिश की। जो पश्चिमी पाकिस्तान थे वो पूर्वी पाकिस्तानी जनता का आंदोलन जो थे आंदोलन चलाने को बंद करना चाहते थे। हजारों लोग पाकिस्तानी सेना के हाथों मारे गए। पूर्वी पाकिस्तान से बड़ी संख्या में लोग भारत पलायन हो गए। जो पूर्वी पाकिस्तान से लोग थे वो भारत चले आए अपनी जान बचाने के लिए। भारत के सामने शरणार्थियों को संभालने की समस्या आन खड़ी होगी। जो बाहर से लोग आ रहे थे उनको कहाँ रहना है, क्या भोजन कहाँ से मिलेगा, सब चीजों को लेकर टेंशन होगी। जब शरणार्थी संभालने की समस्या आएगी भारत के पास। भारत की सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की आज़ादी की मांग का समर्थन किया और उन्हें वित्तीय और सैन्य सहायता की। मतलब भारत ने वित्तीय यानी मनी भी सप्लाई किया, मत दिया, और सैन्य भी प्रोवाइड किया, यानी सेना फोर्स। परिणाम स्वरूप 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ गया। युद्ध की समाप्ति पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण तथा एक स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश के निर्माण के साथ हुआ। बांग्लादेश ने अपना संविधान बनाकर उसमें अपने को एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक तथा समाजवादी देश घोषित किया। उसने अपना धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक तथा समाजवादी देश घोषित कर दिया। 1975 में शेख मुजीबुर रहमान ने संविधान में संशोधन कराया और संसदीय प्रणाली के स्थान पर अध्यात्मिक शासन प्रणाली को मान्यता दी। शेख मुजीबुर रहमान ने अपना पार्टी अवामी लीग को छोड़ से अन्य पार्टी मौजूद हो गई। मैं बताना चाहता हूँ आपको, एक होता है संसदीय शासन प्रणाली और एक होता है आध्यात्मिक संसदीय शासन प्रणाली में होता है कि यहाँ पे ना प्रधानमंत्री का शासन होता है एक तरीके से ज्यादातर। बस वो जो राष्ट्रपति होता है एज अ बस दिखने के लिए बस होता है कि राष्ट्रपति का शासन, बट यहाँ पे होता है आध्यात्मिक में राष्ट्रपति का ही शासन होता है यहाँ पे। 1975 के अगस्त में सेना ने शेख के खिलाफ बगावत कर उनकी हत्या कर दिया। इन्होंने बगावत करके उसकी हत्या कर दी। नए सैनिक शासन जियाउर रहमान ने अपनी बांग्लादेश नेशनल पार्टी बनाई और 1979 में चुनाव में विजय हुई। जियाउर रहमान की हत्या हुई और लेफ्टिनेंट जनरल एच.एम. इरशाद के नेतृत्व में सैनिक शासन स्थापित हुआ। बाद में लोकतंत्र के समर्थन के आंदोलन में बाध्य होकर चुनाव का 5 वर्ष राष्ट्रपति जनरल इरशाद बन गए। हुआ लोकतंत्र, फिर बन गए राष्ट्रपति। 1970 में जनता के व्यापक विरोध के कारण जनरल इरशाद को राष्ट्रपति पद छोड़ना पड़ गया कि लोगों ने मतलब जनता के बहुत दबाव करने लग गए थे। 1999 में चुनाव के बाद से बांग्लादेश में बहुदलीय चुनाव पर आधारित प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र कायम रहा। ये सब चीजें थी इसमें।